अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन्स कर चुके हैं और उसके बाद जो अगला टॉपिक था टेट्रासाइक्लिन्स का एक और डेरिवेटिव्स होते हैं ग्लाइसिल साइक्लिन्स। ठीक है, ग्लाइसिल साइक्लिन और इसके अंदर जो ड्रग है वो है टीट्रासाइक्लिन, कुछ उसे टाइगर साइक्लिन बोलते हैं। तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस आपको जो आपके प्रोफेसर्स बोलते हैं आप वो बोलें। खैर मैं इसको टीट्रासाइक्लिन कह के प्रोनाउंस करूँगी। फिर उसके बाद ये है क्या, ये मीनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन है एक। मिनोसाइक्लिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो होती है स्लाइवा और टेयर्स के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी थेराप्यूटिक लेवल तक ये वहाँ पे पहुँच जाती है। तो इसलिए एक बैक्टीरिया होता है मेनिंजोकोकल, तो उसके कैरियर स्टेट को भी किल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं मीनोसाइक्लिन को। ये जो मीनोसाइक्लिन है इसका एक हम डेरिवेटिव बनाते हैं जो कि होते हैं ग्लाइसिल साइक्लिन एक टीट्रासाइक्लिन। ठीक है, फिर उसके बाद इनको यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो इनकी ज़रूरत है क्या पड़ी, हमारे पास एक टेट्रासाइक्लिन से उनका ही हमने एक डेरिवेटिव क्यों बना लिया। तो देखिए आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ने इफ्लक्स पम्प बनाए हुए जिससे वो ड्रग को बाहर निकाली जा रही है। ड्रग अंदर जाती है, बैक्टीरिया उसको बाहर निकाल देते हैं। सेल के अंदर तो ड्रग एक्यूमुलेट ही नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह से ये जो इफ्लक्स पम्प है ना, ये वाली रेजिस्टेंस को थोड़ा ये काउंटर करती है और टीट्रासाइक्लिन इफ्लक्स पम्प से अफेक्ट नहीं होती। तो इसीलिए हमने इसको बनाया। तो ऑब्वियसली अब जब इसका इस तरह का यूज़ है तो ये इस तरह उस तरह के मैकेनिज़म्स में यूज़ होगी जो कि उस तरह के बैक्टीरिया में यूज़ होगी जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो आपने ये क्या कहना है कि लाइक मर्सा, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट, एंटेरोकोकस, इस तरह के बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होगी। तो इट इज़ यूज इन कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस होते हैं एंटेरोकोकाई के, इंट्रा एब्डोमिनल एंटेरोकोकाई स्किन इन्फेक्शंस लाइक मर्सा जो कोज कर रहा होता है, इन सब के अंदर हम ये वाली ड्रग यूज़ करते हैं। एक न्यूअर ड्रग है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सेम टेट्रासाइक्लिन्स वाला है। बैक्टीरियोस्टैटिक होंगे, 30S पे बाइंड करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट हम इनको यूज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। अब इसके अंदर होते कौन कौन से, सबसे पहले कोकाई की बात करें तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस, देन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंड वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई। ये तीन तो कोकाई हो गए। फिर ग्राम नेगेटिव यानी ग्राम पॉजिटिव कोकाई। फिर ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो बीटा लैक्टमेज, एक्सटेंडेड बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं लाइक अकीनोटोबैक्टर, उनके अगेंस्ट ये यूज़ की जाती है। ठीक है, अकीनोटोबैक्टर के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। वेयर एज जिनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इसकी एक्टिविटी काफ़ी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और इनके खिलाफ तो इनके प्रॉपर यानी हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली इसको। वेल जिनके अगेंस्ट हम नहीं कर सकते, दे आर प्रोटियस, सुडोमोनास एंड प्रोविडेंशिया। पी प्रोटियस, सुडोमोनास एंड प्रोविडेंशिया। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये देखें आसान है बहुत। पहले आपने याद करना है मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, देन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस। तो ये हमारे पास एंटेरोकोकाई पूरे हो गए। फिर आपने कहना है कि ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बीटा लैक्टमेज जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट से काम करती है और अकीनोटोबैक्टर है। और फिर सुडोमोनास, प्रोविडेंशिया और प्रोटियस के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमने इसका स्पेक्ट्रम कर लिया, क्लिनिकल यूजेस भी आपको बता दिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, सबसे पहले तो नोजिया, वॉमिटिंग, एक सवेयर ये कोज करेगी और फिर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती है, इतनी कि फर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है उसे। तो यानी काफ़ी उसका ये डेंजरस एडवर्स इफेक्ट है। ऑब्वियसली रेयर है बट है। एलिवेशन ऑफ सीरम एंजाइम्स, क्रेटिनिन, सीरम के एंजाइम्स इंक्रीज़ कर सकती है, क्रेटिनिन का लेवल यानी किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है। फिर इसके अलावा जो बाकी टेट्रासाइक्लिन्स वाले साइड इफेक्ट हैं वो सेम इसके अंदर होंगे लाइक फोटो सेंसिटिविटी, डिसकलरेशन ऑफ परमानेंट टीथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी हार्मफुल होती है। तो प्रेगनेंसी में हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद एक नई हमारे पास चीज़ आती है, अब एडवर्स इफेक्ट भी हो गए। एडवर्स इफेक्ट में आपने क्या याद करना है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, सीरम एंजाइम्स एलिवेशन। फिर उसके बाद जो बाकी टेट्रासाइक्लिन्स वाले साइड इफेक्ट हैं वो इनके आ जाएंगे, फोटो सेंसिटिविटी, डिसकलरेशन ऑफ टीथ एंड फीटल हार्म इन प्रेगनेंसी। एंड देन फाइनली एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ ड्रग इंटरैक्शंस। ड्रग इंटरैक्शंस क्या है कि हम दो ड्रग्स को जब एक साथ देते हैं तो उनका आपस में इंटरैक्शन क्या होता है, वो दोनों अब एक दूसरे की एफिकेसी को अफेक्ट करती हैं कि नहीं। तो ये एक ड्रग वॉरफेरिन की क्लियरेंस को डिक्रीज़ करता है, यानी वॉरफेरिन का रिलीज़ जो होता है ये कम कर देता है। अब वॉरफेरिन क्या है, ये एक एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो वॉरफेरिन यानी बेसिकली वो ब्लीडिंग को एनहांस कर रहा होता है। अगर वॉरफेरिन उसके अंदर पड़ा होगा, वॉरफेरिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम
बढ़ जाएगा, यानी ब्लीडिंग रोकने में, कोagulation होने में मज़ीद टाइम लगेगा, तो ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी ये टीज़ासाइक्लिन दी जाए अलोंग विद वारफेरिन तो INR का बहुत ख्याल करना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR। INR क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड रेशो होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, और इससे हम मेजर कर रहे होते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर करना जब भी हम वारफेरिन और टीज़ासाइक्लिन को साथ देंगे, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है। फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि इफ्लक्स पम्प इसके नहीं होते, और ये इसका एक बेनिफिट है ओवर द